आज हम बात करेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के बारे में आप समझ लिए थे लास्ट वीडियो में। अब देखेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण। When a company has issued more in debt and equity than its assets are worth, this is known as over capitalization. In this case, the market value of the company is less than the total capitalized value of the company. तो जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो क्या होता है? जब उद्योग की अर्निंग कैपेसिटी कैपिटलाइजेशन की राशि को प्रभावित नहीं करती है। इट मीन्स उद्योग की जो अर्निंग के पावर है उसकी टोटल कैपिटल के अनुपात में कम होने एवं आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा देने का रिजल्ट होता है। क्लियर? इसके कारण अंशधारियों को न तो उचित लाभांश बांटा जा सकता है और न ही संपत्तियों को संतुलित रखा जा सकता है। इस प्रकार व्यवसाय का जो शुद्ध मूल्य निगमित जो प्रतिभूतियों हो उस मूल्य से नीचे आ जाता है और प्रतिभूतियों के जो पार वैल्यू पर नहीं बिक पाती है। जो पार वैल्यू से आशय अंश के उस मूल्य से होता है जिस पर उसको इशू किया जाता है। इट मीन्स न तो उसको प्रीमियम पर होता है और न ही उसका डिस्काउंट पर होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो अंशों का निर्गमन अधिक कर देने के कारण कंपनी की प्रतिभूतियों की लाभांश इतनी कम हो जाती है कि अंशों का विक्रय मूल्य पार वैल्यू पर भी नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन की आखिर क्या कारण है जिसके कारण ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है? फर्स्ट इज प्रमोशन विथ इन्फ्लेटेड असेट्स। उच्च मूल्य पर प्रतिभूतियों के प्रवर्तन से। जब हम कोई स्टैब्लिश करते हैं उद्योग, उसके समय संपत्तियों का हस्तांतरण अधिक मूल्य पर होता है या प्रवर्तन के समय संपत्तियों का मूल्य अधिक दे दिया जाता है तो ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसका जो अर्निंग कैपेसिटी से कोई संबंध नहीं रहता और उद्योग की जो संपत्तियां हैं वो पुस्तक वैल्यू और उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होती हैं। नेक्स्ट, हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। यदि जब स्टैब्लिश करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, उस समय अधिक व्यय होते हैं तो यह भी ओवर कैपिटलाइजेशन का एक कारण बन जाता है, क्योंकि प्रवर्तकों की सेवाओं का उच्च मूल्य और अनुपादक जो संपत्तियां हैं जैसे इंटेंजिबल एंड अनप्रोडक्टेड जो असेट्स हैं, जैसे हम कहेंगे इसको गुडविल, पेटेंट आदि पर कर दिया जाता है, जो अधिक व्यय किया जाता है, बाद में पूंजी की राशि को उचित रूप से प्रभावित नहीं कर पाता है। इस कारण भी ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। एक्सेस कैपिटल फ्लोटेशन। जब आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन हो जाता है तब वह अधिक भाग व्यवसाय में कार्य नहीं आता, या हम ये कह सकते हैं कि पूंजी लाभप्रद कार्यों में नहीं लगाई जा सकती। तो इस प्रकार अधिकतम और पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता उसका, जबकि उस अधिक पूंजी पर लाभांश दिया जाता रहता है। इससे प्रति अंश लाभ की दर कम हो जाती है जो अंशों के मूल्य को गिरा देती है और इस प्रकार भी ये ओवर कैपिटलाइजेशन में सहायक होता है। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। यदि उद्योग की स्थापना के समय यह समझ लिया जाता है कि उससे अधिक लाभ होगा और इस विश्वास के कारण अधिक पूंजी का इशू कर दिया जाता है, किंतु भविष्य में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना लाभ नहीं हो पाता, तो पूंजी और लाभ का अनुपात क्या होता है? ठीक नहीं रह पाता और इस प्रकार लाभांश की दर कम हो जाती है और ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। फिर है स्फीति काल। जब इन्फ्लेशनरी पीरियड आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यदि इन्फ्लेशन जो पोजीशन है, वो पीरियड है, उसमें किसी उद्योग की स्थापना की जाती है तब बढ़े हुए मूल्यों पर संपत्तियों को परचेज किया जाता है और बाद में कीमतें गिर जाती हैं, तो उसके रिजल्ट के कारण जो असेट्स है उनका वास्तविक मूल्य और उसके पुस्तक मूल्य से कम हो जाता है और इसके विपरीत पूंजी की मात्रा चूंकि परिवर्तन नहीं होती है, इस कारण ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। हैवी परचेज ऑफ प्रोडक्शन टूल्स एंड मशीन्स। यदि
उद्योग प्रारंभ करते समय उद्योग के जो टूल्स हैं, जो उसके मशीनरी है, इनकी आवश्यकता होती है और आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीद लिए जाते हैं और बाद में उनका उपयोग नहीं होता तो वो बेकार पड़े रहते हैं। इस कंडीशन में स्थिति की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और अर्निंग कैपेसिटी के कम होने के कारण ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स, यदि डिविडेंड और बिना समुचित कोषों के निर्माण की अधिक मात्रा में वितरित कर दिया जाता है, क्लियर, डिविडेंड ज़्यादा वितरित कर दिया जाता है, इससे जो कंपनी है उसकी अर्निंग कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ता है एवं उसके वास्तविक जो लाभ है, एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कम हो जाते हैं, जिससे अंशों का पुस्तक मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम हो जाता है। इस प्रकार ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन हो जाती है। डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी, कभी कभी क्या होता है, डेप्रिसिएशन पुनर्स्थापना या एप्रेजल के लिए अपर्याप्त व्यवस्था होने पर कंपनी की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव होता है तथा उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस प्रकार डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी लाभार्जन क्षमता को प्रभावित करती है और ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, यदि डिविडेंड पॉलिसी लिबरल है तो भी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति आ जाती है, क्योंकि कंपनी अपनी साख जमाने के लिए अधिक लाभांश का वितरण कर देती है और जिस वर्ष लाभ कम होता है उस वर्ष लाभ की दर ठीक रखने के हिसाब से उसमें गड़बड़ी हो जाती है तथा पूंजी और जो रिजर्व है उस तक के लाभ बांटने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में अंशों का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम हो जाता है और ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। टैक्सेशन पॉलिसी, यदि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी इस प्रकार की होती है जिससे कंपनियों को अधिक कर देना पड़ता है तो कर के भार के कारण भी कंपनी के कोष क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में संपत्तियों के पुनर्स्थापना, नवीकरण आदि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, वो उपलब्ध नहीं हो पाती और इस प्रकार संचालन जो व्यवस्था है वो उथल पुथल हो जाती है, जिससे अंशों का जो मूल्य है वो गिर जाता है और ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, यदि पूंजी की कमी होती है तो भी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति आ जाती है। जब पूंजीकरण कम मात्रा में किया जाता है तब यह कम पूंजीकरण भी ओवर कैपिटलाइजेशन को जन्म देता है। जब कैपिटलाइजेशन कम होता है तथा उद्योग की आवश्यकता बढ़ने लगती है तब उद्योग को अपनी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति के लिए अधिक ऊंचे ब्याज दर पर क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, जिससे कंपनी के लाभ का एक बड़ा हिस्सा किस में चला जाता है, इंटरेस्ट में चल जाता है और शेयर होल्डर्स को प्राप्त होने वाला लाभांश कम हो जाता है और इस प्रकार ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। तो ये कुछ इसके रीजन हैं जो कि ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन बना देते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या क्या इफेक्ट है। देखिए, इसके इफेक्ट इंडस्ट्रीज पे होता है, शेयर होल्डर्स पे होता है, कंज्यूमर्स पे होता है, लेबर पे होता है और सोसाइटी पे। तो ये कई तरह से प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रीज। जो ओवर कैपिटलाइजेशन है उसका जो सर्वाधिक प्रभाव वो उद्योग पर पड़ता है। अब क्या क्या प्रभाव पड़ता है, लॉस ऑफ गुडविल, ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण अंशों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तक मूल्य से कम हो जाता है और संपत्तियों के मूल्यों में कमी आ जाती है तथा लाभांश की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे उद्योग को गुडविल की का लॉस होता है। डिफिकल्ट इन रेजिंग कैपिटल, जब कंपनी की गुडविल कम हो जाती है तब कोई भी विनियोगकर्ता या विनियोक्ता उस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। इस प्रकार पूंजी प्राप्ति में भी उनको कठिनाई आ जाती है। डिफिकल्ट टू रेजिंग लोन, जब कंपनी की गुडविल गिर जाती है तो ऋणदाता भी ऋण देने से मना कर देते हैं और कंपनी में अपने ऋणों को सुरक्षित नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको लोन लेने में भी कठिनाई होती है। इफेक्ट्स ऑन शेयर होल्डर्स, अब बात करेंगे कि शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है और धन का एक बड़ा भाग इन्हीं के द्वारा दिया जाता है तथा लाभ हानि का वास्तविक प्रभाव भी इन्हीं पर पड़ता है। इस कारण ओवर कैपिटलाइजेशन से अंशधारी को प्रभावित होना बिल्कुल संभव है। तो किस किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, फर्स्ट है लो रेट ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी को कम लाभ होने के कारण अंशधारियों को लाभांश का नीची रेट मिलती है तथा साथ ही
उनकी पूंजी का भी मूल्य कम हो जाता है। तो ये इसका एक प्रभाव बुरा पड़ता है कि उनको लो रेट पर डिविडेंड मिलने लग जाता है। लो प्राइस ऑफ शेयर, जब अंशों का लाभांश कम मिलने लगता है तथा उनका वास्तविक मूल्य उसके पुस्तक मूल्य से कम हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अंशों का मूल्य कम होने के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब अंशधारी अंशों को बेचने लगते हैं। लॉस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, यदि ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है तो उससे होने वाले हानि और व्यय अंशधारियों को ही वहन करने पड़ते हैं और नई कंपनियों में अंशधारियों को पुराने अंशों के अनुपात में कम अंश प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो शेयर होल्डर्स पर पड़ते हैं। फिर है इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर। देखिए, अति पूंजीकरण का जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर पर भी पड़ता है। ओवर कैपिटलाइजेशन इज अनफेयर टू कंज्यूमर ऑल्सो। ओवर कैपिटलाइज कंपनी डिजायर of increasing their earning would unjustifiably raise the price of their product and ignore or lower the quantity of the goods. जब कभी उद्योग में अति पूंजीकरण के कारण लाभ कम होता है तो अति पूंजीकरण की स्थिति में लाभों को बढ़ाने के लिए या तो उत्पादित वस्तु के मूल्य में वृद्धि करनी पड़ती है या वस्तु की किस्म में गिरावट कर दी जाती है। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों में उपभोक्ताओं को हानि होती है। क्लियर? इफेक्ट्स ऑन लेबर्स, इन ऑर्डर टू मेक ए डिफिकल्ट अर्निंग द ओवर कैपिटलाइजेशन कंसर्न में रिड्यूस द वर्कर्स विजिट पैलेस विथ विड्रॉ द होल सिटी इमिनेंस एडमिसिबल टू दैम, लोअर वेजेस and it was working condition would demoralize the workers and decrease operation efficiency. जब कभी उद्योग में ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण लाभ कम हो जाता है तो श्रमिकों के हितों तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की भी उपेक्षा की जाती है। कभी कभी तो लाभ की कमी को पूरा करने के लिए मजदूरों की छटनी भी कर दी जाती है और उनका वेतन भी कम कर दिया जाता है जिससे श्रमिकों को हानि होती है। फिर है इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। तो देखिए, सोसाइटी भी इससे दूर नहीं है, इसका प्रभाव सोसाइटी पे भी पड़ता है। एन ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी इंक्रीज प्राइस एंड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्लियर? जो क्वालिटी है उसके जो गुड्स की क्वालिटी है उसको कम कर दी जाती है। An overcapitalized company may try to increase its profit by reducing wages of workers. This may spoil industrial relationship. तो जब ओवरकैपिटलाइज्ड कंपनी है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वर्कर की वेजेस को कम कर देती है। इसके कारण क्या होता है, जो रिलेशन होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन वो खराब हो जाते हैं। और द ओवरकैपिटलाइज्ड कंपनी में बिकम द कॉजेज ऑफ जनरल पैनिक एंड अलार्म। दिस वुड इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के लिए भी ये बुरा होता है, वो भी इस पोजीशन को, उनके लिए भी ये पोजीशन सही नहीं है। नाउ मेजर्स टू रिमूव ओवर कैपिटलाइजेशन, क्या क्या इसके मेजर्स है जो रिमूव कर सकते हैं इसको। फर्स्ट, रिड्यूसिंग पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि वस्तु के जो सममूल्य उनको घटा दिया जाना चाहिए। यदि अंशों की संख्या तथा सममूल्य में कमी कर दी जाती है तो ओवर कैपिटलाइजेशन दूर हो जाता है, क्योंकि अंशों की संख्या कम करने पर सममूल्य घटाने से जो स्थायी दायित्व है, जो फिक्स लायबिलिटी है, उसमें कम हो जाती है। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ शेयर्स, यदि नंबर ऑफ शेयर्स को भी कम कर दिया जाए तो भी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में कमी आ सकती है। रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रिफर्ड स्टॉक, यदि उच्च लाभांश के जो पूर्वाधिकार अंश है उनको समाप्त कर दिया जाए तो उससे भी अति पूंजीकरण पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि स्थायी पूंजी कम होने से दायित्व में कमी आ जाती है। साथ ही अंशों पर दिया जाने वाला जो लाभ है वो भी बच जाता है, जिससे लाभांश पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, यदि अंशों को डिस्काउंट पर निर्गमित किया जाता है तो भी ओवर कैपिटलाइजेशन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि डिस्काउंट पर अंश निर्गमित करने पर वास्तविक मूल्य तथा पुस्तक मूल्य में हम संतुलन कर सकते हैं। रिडक्शन ऑन फंडेड डेब्ट,
अति पूंजीकरण वास्तविक मूल्य और पुस्तक मूल्य में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये हमें पता है। अतः ओवर कैपिटलाइजेशन को दूर करने के लिए वास्तविक मूल्य तथा पुस्तक मूल्य में संतुलन लाना चाहिए, और इस संतुलन लाने के लिए जो फंडेड डेब्ट है उनको घटाना एक प्रभावशाली उपाय है। तो इस प्रकार यद्यपि जो ओवर कैपिटलाइजेशन है उसके प्रतिकार के रूप में काम लाए जाते हैं, किंतु ये विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं होते। वास्तव में ओवर कैपिटलाइजेशन को पूंजी के पुनर्संगठन के माध्यम से ही रोका जा सकता है, और पुनर्संगठन के अंतर्गत या तो अंशों को पार वैल्यू उनको कम कर दिया